बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज की कहानी फेमी ऑटोडोला की। फेमी ऑटोडोला कौन थे? तो ये नाइजीरिया के सिटीजन थे और पूरे अफ्रीका में सबसे अमीर आदमी थे। तो बात उन दिनों की है कि जब एक रिपोर्टर फेमी ऑटोडोला के पास आता है और बड़े प्यार से उनसे पूछता है कि आपको अपने जीवन में सबसे बड़ी खुशी कब मिली। तो फेमी ऑटोडोला उसकी सवाल पे मुस्कुराते हैं और बड़े ही प्यार से जवाब देते हैं कि हुआ ऐसा था कि जब मैं इस प्रयास में था, पैसे कमाने के उद्देश्य में लगा हुआ था, तो एक दिन ऐसा आया कि जब मैं अफ्रीका का सबसे अमीर आदमी बना, तब भी मुझे खुशी नहीं मिली। फिर एक समय ऐसा आया कि मैंने बहुत सारे याcht खरीद लिए, बहुत सारी लग्ज़री गाड़ियाँ खरीद ली, प्लेन खरीद लिए, जो भी मतलब महँगे-महँगे प्लेन थे, गाड़ियाँ थी, सबका कलेक्शन हो गया मेरे पास। तो मैंने अपने आप से पूछा क्या अब मैं पूरी तरह से सैटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ? तब भी मेरे मन ने यही कहा कि नहीं, मुझे पूरी खुशी नहीं मिली है। तो इसके बाद अगला मुकाम मेरा ये था कि उस टाइम पे 95% ऑफ डीजल ऑयल जो भी एशिया और अफ्रीका में सप्लाई होता था, तो वो मेरे द्वारा सप्लाई किया जाने लगा। मैं वहाँ तक उस ऊंचाई तक पहुँच गया, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिली। एक समय ऐसा भी आया लाइफ में कि जब एक तरह से पूरे एशिया और अफ्रीका का शिपिंग मैग्नेट मेरे पास हो गया और फिर भी लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं थी। तो कहते हैं कि हुआ ये था कि अचानक एक दिन मुझे कहीं मीटिंग में जाना था और मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आता है और वो कहता है कि यार एक छोटी सी मदद चाहिए। और मेरे पूछने पे वो बताता है कि एक विकलांग स्कूल है जिसमें 200 व्हील चेयर बांटनी है। तो इधर से मैं उसको फ़ोन पे बता देता हूँ कि देखो ये तो बहुत छोटी सी बात है, मेरे पास समय कम है, समय रहता नहीं है, तो तुम 200 क्या 400 भी बांट सकते हो। तो उधर से मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं, 200 व्हील चेयर बांटनी है लेकिन साथ में तुमको चलना है, क्योंकि तुमको देख करके जो भी वहाँ बच्चे हैं उनको हौसला हिम्मत मिलेगा। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है। तो बोला कि नहीं, अगर देना है तो साथ में चलना है और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो उसके रिक्वेस्ट को मैं मना नहीं कर पाया और कैसे भी समय निकाल करके मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी कार्यक्रम में उस तरह से गया। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि मैं बच्चों को चेयर देता हूँ और जब बच्चों को चेयर मिली, व्हील चेयर, और उस चेयर पे बैठ के जितना वो एंजॉय कर रहे थे, जितना वो रॉक कर रहे थे, जितना एक तरह से उनके लिए वो पिकनिक था, जैसे कि उनका कोई जैकपॉट लग गया हो, कितनी बड़ी चीज़ उनको मिल गई हो। तो ये सब देख करके मैं बहुत खुश हो रहा था और मुझे उस दिन ऐसा लग रहा था कि अंदर से आत्मसंतुष्टि मिल रही है। तो उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ देने के बाद मेरे मन में ऐसा लगा कि नहीं, सच्चा सुख यही है कि जो कुछ हम दूसरे को बांटते हैं। तो हुआ उसके बाद क्या कि जब मैं चलने को हुआ, प्रोग्राम ओवर हो गया, तो जब मैं 2-3 कदम चला होऊंगा तो एक लड़का जो कि व्हील चेयर पे था वो मेरे पैरों को टच करता है। तो मैं ये सोच के रुक गया कि शायद इसे कुछ चाहिए होगा। मैं झुकता हूँ, घुटने के बल बैठता हूँ और उससे पूछता हूँ कि क्या कुछ और चाहिए? तो लड़का एक प्यारी सी स्माइल देता है, मेरे गाल पे हाथ रखता है और कहता है कि बस मुझे आपका चेहरा याद रखना था, ताकि जब भी मैं स्वर्ग में आपसे मिलूँ तो आपको पहचान सकूँ। तो उसकी इस बात ने मेरे को अंदर तक मेरी भावनाओं को झकझोर करके रख दिया। और दूसरी बात जो वो कहता है कि आपका चेहरा मैं देखूँगा और जाऊँगा ऊपर तो रब से यही कहूँगा कि तुम्हारा बहुत-बहुत आभार ऐसे इंसान को धरती पे भेजने के लिए। आप ऐसे ही प्यारे इंसानों को धरती पे भेजते रहें। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किस तरह से मानवता का कल्याण करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, जिस तरह से फेमी ऑटोडोला ने किया। दूसरी कहानी दूसरी कहानी है सादगी से जुड़ी हुई कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन। बहुत ही सादगी भरा जीवन, बहुत सिंपल, इतने सिंपल कि साइकिल से चला करते थे, अपनी सब्जी खुद लाते थे, अपना खाना खुद बनाते थे और इतने बड़े ओहदे पे होते हुए कोई घमंड नहीं। तो दरअसल वो थे एक किसान के बेटे और वही था कि जिस परिवार में पले बड़े थे अपने अतीत को नहीं भूलना चाहते थे। तो इतना सादगी भरा जीवन शायद ही किसी-किसी महापुरुषों में देखने को मिलता है। अचानक एक बार क्या होता है कि एक पत्रकार उनसे बोलता है कि आपका कुछ समय मुझे चाहिए, फ़ोन पे वार्ता होती है और फिर वो हामी भर देते हैं, कहते हैं कि हाँ, आप आइए, मैं इस दिन इस ट्रेन में सफ़र करूँगा, आप उसमें आइए, उसमें मिलिए मुझसे। बहुत ही उत्सुकतावश पत्रकार जाता है उस ट्रेन के जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है, जो पहली श्रेणी का, उसमें जाता है और उसमें जाने के बाद उनको ढूँढता है कि ग्लैडस्टोन जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। उसको वो कहीं नहीं मिलते हैं। फिर वहीं पे उस डब्बे में बैठा हुआ एक शख्स जो कि उस पहली श्रेणी के डब्बे में बैठा हुआ था, वो कहता है कि आप अगर ग्लैडस्टोन को खोज रहे हैं तो वो यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, आपको वो द्वितीय श्रेणी वाले जिसमें नॉर्मल लोग सफ़र करते हैं वहाँ मिलेंगे, आप वहाँ जाइए।
जब वहाँ जाता है तो देखता है तो एकदम बिल्कुल सादगी से नीचे बैठे हुए और न्यूज़पेपर को खोल करके पढ़ रहे हैं और इनका वेलकम करते हैं, कहते हैं कि मैं ही ग्लैडस्टोन हूँ और आप आइए जो भी बात करना है मुझसे कीजिए। जब व्यक्ति अपनी वो सारी बातें बताता है कि अगर मैं तो ये सोचा कि प्रधानमंत्री पहले क्लास के डब्बे में सफ़र कर रहा होगा, लेकिन आप इतना नॉर्मल, इतना मतलब सरल जीवन जी रहे हैं, तो मुझे तो आप मिलते ही नहीं कभी। तो कहें कि नहीं, मैंने आप जिस व्यक्ति ने आपको रास्ता बताया कि मैं यहाँ हूँ, वो और कोई नहीं, मेरा ही बेटा था। दरअसल मैं एक प्राइम मिनिस्टर हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। तो अपने हिसाब से वो चल रहा है और अपने हिसाब से मैं चल रहा हूँ। उसका अतीत कुछ और है और मेरा अतीत कुछ और है। तो उनकी ये कहानी हमें बताती है कि अतीत को तो सदैव याद रखना चाहिए। अतीत जब तक साथ है तब तक हमारे अंदर कभी भी घमंड नहीं आ सकता। एक तीसरी कहानी जो आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, वो है पेस्टोला नाम के एक लड़के की कहानी। ऑस्ट्रिया के वियना शहर में ये लड़का पढ़ाई कर रहा था। खुद ही बहुत कम उम्र थी और होता है ना कि कोई-कोई उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाता है। परिस्थितियाँ ऐसी देख लेता है या हालात वैसे बना देते हैं। तो पेस्टोला एक दिन अपने कॉलेज को जा रहा था, रास्ते में उसे देर हो रही थी, काफ़ी लेट पहले से ही हो चुका था। तो अचानक रास्ते में उसको एक रोता हुआ लड़का दिखता है जो बिल्कुल मायूस है, आँखों से आँसू गिर रहे हैं। पता पूछने पे पता भी कुछ ठीक से नहीं बता पाता है। तो उसको एस्टोला को ये पता लगता है कि ये लड़का दरअसल कहीं से भटक गया है, भूल गया है, माँ-बाप से बिछड़ गया है। एस्टोला बहुत खोजने की कोशिश करता है उसके माँ-बाप को, लेकिन माँ-बाप नहीं मिलते हैं। तो अंत में मजबूर होकर के वो उसको एक अनाथालय में ऑर्फनेज में दे देता है और नज़दीक के पुलिस स्टेशन में इत्तला कर देता है कि ऐसे-ऐसे ये लड़का मुझे मिला था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, पेस्टोला घर जाते हैं तो उनको वही बार-बार उसी लड़के का चेहरा सामने घूम रहा है। मतलब बेचैन से हो जाते हैं और फिर अगले दिन से एक रूटीन बन जाती है कि जब भी वो आते हैं, तो अनाथालय में पहले उस लड़के से मिलते हैं, उसको कुछ खाने को देते हैं और फिर आगे जाते हैं। जो भी बन पड़ता था उसकी पढ़ाई-लिखाई के लिए, जो भी उनसे होता था अपने जेब खर्च से निकाल कर के उसको पूरा करते वो। जब कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो सबसे पहले वो उस अनाथालय में जिसमें वो लड़का था, उन्होंने फ़ील किया था कि सब कुछ तो मिलता है लेकिन माँ-बाप का प्यार ऑर्फ़नेज के बच्चों को नहीं मिलता। वो पूरे शहर में एक मुहिम छेड़ते हैं कि जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, वो गोद लें ऐसे बच्चे को, आगे आएँ और भागीदार बनें समाज को आगे ले जाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बच्चों को गोद लेते हैं और एक मुहिम सी चल पड़ती है। पेस्टोला यही वो लड़के हैं। पेस्टोला का जीवन आगे चल के क्या होता है कि पेस्टोला आगे चल के नोबल का शांति पुरस्कार जीतते हैं और ये नोबल का पीस प्राइज़ वो पूरा ऑर्फेनेज के नाम, जितनी भी धनराशि होती है पूरी ऑर्फेनेज के नाम से दे देते हैं। और पेस्टोला खुद कभी जीवन भर उन्होंने शादी नहीं की, अविवाहित रहे और जितनी भी परित्यक्ता महिलाएँ हों उनको बहन कह कर के संबोधित किया और जितनी भी वृद्धाएँ हैं, जितनी बूढ़ी महिलाएँ हैं, उनको अपनी माँ के बराबर सम्मान दिया, अपने घर में रखा। पेस्टोला का जीवन हम सब के लिए एक आदर्श है, हम सबको बहुत कुछ इससे सीखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये कहानियाँ बहुत अच्छी लगी होंगी। आपका दिल से आभार।